हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 3। जैसा कि आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सेशन से रिलेटेड मैं आपको दे देती हूँ। जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस आता है, चाहे वो DSSS हो, KVS हो, NVS हो, चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हो, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए पहली बात तो ये कि सेशन इम्पॉर्टेंट है और ये टारगेट कर रहा है बेसिकली DSSS को। काम सभी में आएगा, लेकिन हम मॉक टेस्ट के रूप में लेकर चल रहे हैं DSSS के पैटर्न को, यानी कि जिसमें 20 जनरल पार्ट आता है, उसमें 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक मॉक टाइप का हमने डिज़ाइन किया है। इसमें मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन पर बेस्ड टॉपिक से क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे वहाँ पर पूछे जाते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर भी वो लेकर आती हूँ। अब तक हमने 2 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन में डिस्कस करे हैं। और ये मॉक है, लेकिन इसमें हम MCQ फॉर्म में नहीं, हम यहाँ पर कर रहे हैं 1 लाइनर फॉर्म में। वो इसलिए बिकॉज MCQ फॉर्म में बनाना क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, और इसके अलावा फ़ायदा ये है यहाँ पर 1 लाइनर में कि हम कम टाइम में इन 20 क्वेश्चंस को कर पाते हैं। आज 20 से 25 क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं। तो हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा। मेरी कोशिश यही है कि एग्ज़ाम तक आपको ज़्यादा ज़्यादा जनरल अवेयरनेस को प्रैक्टिस में करा दूँ, बिकॉज जनरल अवेयरनेस एक ऐसा पोर्शन होता है, उसको आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, है ना, और कितना भी पढ़ लो, बुक्स से कवर कर लो, लेकिन इतना ब्रॉड होता है कि पूरा कवर तो होना इम्पॉसिबल ही है। लेकिन ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए जो आपके पढ़े जा चुके हैं। तो चाहे PRT हो, TGT हो, PGT हो, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी में ये पोर्शन आता है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है अबाउट दिस सेशन। अब हम शुरू करते हैं। और ये जो PDFs हैं, जो जिन सेशंस के मैं यहाँ पर बात करें, वो PDFs भी आपको मिल जाती है। कहाँ मिलेंगी, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, क्योंकि जिससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ, है ना। एक ही बार देखकर चीज़ें ज़रूरी थोड़ी है कि आपको हमेशा याद रह जाए, तो PDF से आप रिवाइज़ भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। किसी किसी एग्ज़ाम में तो 1 लाइनर्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि एक लाइन का क्वेश्चन है और सिंपल एक वर्ड में उसका आंसर है। लेकिन किसी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, है ना, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही है गलत है पूछा है। तो किसी किसी में वो ज़्यादा भी देखने को मिले, तो उसके लिए भी क्या ज़रूरी है, चाहे 1 लाइनर हो या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आपका है और कह रहा है इस क्वेश्चन में, इंग्लिश वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन मत लेना, इंग्लिश में भी यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी, लिखा भले हिंदी में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन किताब उल हिंद के बारे में सही है। बात यहाँ पर किताब उल हिंद की हो रही है, ठीक है। तो जो बुक थी एक किताब उल हिंद, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, यह अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी, और दूसरा है ये अरबी में लिखी गई थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पहला भी और दूसरा भी। यहाँ से आपको 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहली, किताब उल हिंद किसने लिखा है, अल बरूनी ने। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, अरबी में, ठीक है। तो ये 2 से 3 चीज़ें आपकी यहाँ से क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। तो याद रखिएगा, किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखी है और अरबी में लिखी है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये तो सिंपल था, इसमें इंग्लिश या हिंदी का कोई मुझे लगता है खास मैटर नहीं था। यही पूछा था कि किताब उल हिंद जो है के बारे में कौन सा सही है। इट वॉज रिटन बाय अल बरूनी एंड इट वॉज रिटन इन अरेबिक। सिंपल सी चीज़ हो गई, इसमें इंग्लिश हिंदी का इतना इशू नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भी हिस्ट्री से था और ये भी हिस्ट्री से है। टॉपिक्स भी देखते चलेंगे, है ना। मैंने आपको बहुत सारे TSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, जनरल अवेयरनेस के और हिंदी के भी और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी। वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है DSSB PYQ। और उसमें हमने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करी, हर एक पेपर में मैंने आपको ये बताया है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से, जोग्राफी से, स्टैटिक GK से,
स्पोर्ट्स से, करंट अफेयर्स से, ठीक है। वहाँ यहाँ पर भी हम ये चीज़ देख कर चलेंगे कि देखो पहला क्वेश्चन भी हिस्ट्री से था, अब ये जो हो गया आपका स्वराज पार्टी वाला भी क्वेश्चन किससे, मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो और इम्पॉर्टेंट सवाल है, स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने किया था, ये आप याद रखना। क्वेश्चन क्या है, हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी, तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू बोथ, इन दोनों ने ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था, ठीक है। बात है खिलाफत समिति की, तो वेयर वाज दी खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड, तो खिलाफत जो कमेटी थी या खिलाफत समिति जो थी उसका गठन हुआ था बॉम्बे में, क्योंकि उस टाइम पे बम्बई कहते थे, तो बम्बई कह लो या मुंबई, अब मुंबई नाम है, पहले बम्बई होता था, ठीक है। तो याद रखना खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता हुआ सवाल है, ये आप कह सकते हैं इंडेक्स जो पूछे जाते हैं ना, इंडेक्स की इसमें भारत का कौन सा रैंक है ना। मान लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, बहुत सारे इंडेक्स इस तरह से आते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं ये, ठीक है। तो जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, यहाँ से भी रैंक आती है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। देखिए पोजीशन तो पूछी जाती है इंडेक्स में या रिपोर्ट में कि कौन सी पोजीशन है भारत की या टॉप पर कौन है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। The Global Competitiveness Report is published by World Economic Forum, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है। तो साहित्य अकादमी जीतने वाली पहली महिला, विच इंडियन वॉन दी हु बिकेम फर्स्ट वीमेन टू विन दी साहित्य अकेडमी अवार्ड, फर्स्ट वीमेन जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता उनका नाम है अमृता प्रीतम, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। अमृता प्रीतम, फर्स्ट वीमेन, फर्स्ट मैन, फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट सिटी, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हिट रिफ्रेश, ये बुक किसकी है, जब बुक एंड ऑथर से भी सवाल आता है, ठीक है। ये अवार्ड से सवाल आपका हो गया, ठीक है। इससे पहले हमने इंडेक्स से सवाल देखा, ये अवार्ड से हो गया, और ये किससे आ गया, बुक एंड ऑथर, और बुक एंड ऑथर का टॉपिक स्टैटिक जीके में आता है। तो हिट रिफ्रेश, ये एक फेमस पर्सनालिटी हैं सत्या नडेला, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। और ये चूँकि प्रीवियस ईयर से मैंने सवाल लिया है, हो सकता है तभी ये बुक लॉन्च हुई हो। बुक्स जिससे देखो, या तो कोई बहुत ही फेमस बुक होगी, बहुत ज़्यादा, वो पुरानी भी आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जो रिसेंट में 6 से 7 महीने में लॉन्च हुई होती है किसी फेमस पर्सनालिटी की बुक, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिट रिफ्रेश बुक इज़ रिटन बाय सत्या नडेला, ये आप याद रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान में है, तो 2 भाषाएं हैं यहाँ पर, पंजाबी और बंगाली, ठीक है। तो इनमें से कौन सी बुक्स का कौन सी लैंग्वेजेस जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज की गई हैं या फिर हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बोथ, यानी कि पंजाबी एंड बंगाली बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पंजाबी और बंगाली दोनों उसमें हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि टोटल कितनी लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पता नहीं है तो सर्च करके और कमेंट में लिखना, आप कभी नहीं भूलोगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना संबंधित है। मान लीजिए कोई नया राज्य बन रहा है तो उसको दर्ज कौन से आर्टिकल में किया जाता है, आर्टिकल नंबर 2 में। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये आपका, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल था और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल है, पॉलिटी सेक्शन से, ठीक है, राज्य व्यवस्था से। तो ये भी सेक्शंस भी देखते चलना कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 2 में, किसमें, आर्टिकल 2 में जो है बात की जाती है नए स्टेट के एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है।
तो आर्टिकल नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, आर्टिकल नंबर 2 से रिलेटेड होता है। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का नाम आपने सुना होगा डेफिनेटली, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगेन ये कहाँ से है? पॉलिटी से है। तो भारत की जो अटॉर्नी जनरल है उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपके सामने, भारतीय संविधान में 10वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? तो जो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 1961 में हुआ था। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, इसको भी याद रखना। 10वां संवैधानिक संशोधन आपका हुआ था 1961 में। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपके सामने, खेल और उनके सामने उनके खिलाड़ी दिए गए हैं, तो उनका सही पैर आपको बताना है कि इन दोनों में से सही पैर जो होगा वो कौन सा होगा। क्या पॉल पोग्बा हॉकी से रिलेटेड है या नहीं है? ठीक है, और सोहेल अब्बास क्या फुटबॉल से रिलेटेड है? तो आपको ये बता दो, इनमें से पॉल पोग्बा हॉकी से रिलेटेड नहीं है और सोहेल अब्बास जो हैं वो फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आमने सामने पेयर दिए हैं खेल और खिलाड़ी के, प्लेयर और स्पोर्ट के, वो गलत हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि सही क्या होगा। पॉल पोग्बा तो हैं फुटबॉल से रिलेटेड और सोहेल अब्बास हैं हॉकी से रिलेटेड। याद रखिएगा, ये स्पोर्ट्स से आपका सवाल है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से था, ये स्पोर्ट्स से सवाल है और ये अच्छा सवाल है, याद रखना। पॉल पोग्बा रिलेटेड टू फुटबॉल एंड सोहेल अब्बास रिलेटेड टू हॉकी। बढ़ जाते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल है गोल गुंबज। ये आपका सवाल आ जाता है फेमस जो प्लेसेस होते हैं उनसे रिलेटेड, कह सकते हैं आप इसको। स्टैटिक जीके में ये सवाल आता है। गोल गुंबज जो है कर्नाटक स्टेट में सिचुएटेड है। इन विच स्टेट गोल गुंबज इज लोकेटेड? इन कर्नाटका। इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, गोल गुंबज कर्नाटका में सिचुएटेड है। अगला सवाल है, अच्छा म्यूज़िक से, संगीत से भी 1 से 2 सवाल ज़रूर आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी पेपर में मैंने ये चीज़ नोटिस की है, ऑब्ज़र्व की है। कहता है कौन सा वो वाद्य है जो वायु की सहायता और उंगलियों से नोट को ट्यून करके बजाया जाता है? हवा वाला वाद्य है। ठीक है, हवा के द्वारा। तो ऑफ कोर्स वायु की बात आ रही है, एयर की तो हवा वाद्य होगा, और उंगलियों की भी सहायता ली जाती है। उसका ना, उस वाद्य यंत्र का नाम है सुसीरा। ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही नहीं लेकर आई हूँ, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्योंकि म्यूज़िक से एक तो पक्का ही पूछा जाता है सवाल, 2 भी पूछे जाते हैं कई बार। तो क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देती हूँ आपके लिए। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? दैट इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग द एयर एंड ट्यूनिंग द नोट विथ फिंगर्स। तो वो सुसीरा उसका नाम है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य, स्टेट और त्यौहार यानी कि फेस्टिवल दिए हैं, कौन सा पेयर जो है वो सही नहीं है? तो कह रहा है कि 2 और 3 सही नहीं, यानी कि ये तो है गलत, केवल पहला पेयर सही है। यानी कि जो बिहुला त्यौहार है बिहार में मनाया जाता है। आपने एक त्यौहार का नाम सुना है बिहू? बिहू जो एक है प्रोग्राम है, ठीक है, बिहू फंक्शन जो होता है वो होता है असम में। और याद रखना जो बिहुला है वो बिहार का है। बिहुला त्यौहार कहाँ का है? बिहार का, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन बिहू की बात की जाए तो वो असम से रिलेटेड है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, पहला वाला ठीक है। अगले पर आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। झूमुर झूमुर नृत्य, जो झूमुर डांस फॉर्म है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो झूमुर रिलेटेड है असम से। अब ये भी स्टैटिक जीके का सवाल है, ये भी स्टैटिक जीके का सवाल था। ठीक है, झूमुर जो डांस फॉर्म है वो असम से रिलेटेड है। लेकिन आपने डांस फॉर्म सुनी होगी झूमर, तो ये जो झूमर है रिलेटेड टू राजस्थान। ठीक है, झूमर राजस्थान से रिलेटेड है, झूमुर असम से रिलेटेड है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 आपसे कह रहा है कि वर्तमान कीमत पर जीडीपी का माप क्या होता है?
इंग्लिश में सुन लीजिएगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस। वर्तमान कीमत पर जीडीपी की माप क्या होती है? मौद्रिक जीडीपी होती है, यानी कि वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइस क्या होती है, उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, मौद्रिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी। अगला सवाल है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में कौन सी बात सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोली यानी जहाँ पर किसी एक का ही अधिकार होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, जहाँ पर एक का ही अधिकार हो, उस कॉम्पिटिशन के बारे में क्या बात सही है? तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजातीय नहीं होती, यानी कि जो गुड्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं दे आर नॉट होमोजीनियस, वो होमोजीनियस नहीं होते, सजातीय नहीं होते। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। ठीक है, 18 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही है, और ये आपका सवाल आ जाता है केमिस्ट्री से, यानी कि साइंस के पोर्शन से। तो आप बताएंगे कि कौन सा पेयर सही है। तो ये कह रहा है कि जो जंग लगता है, रस्टिंग जो होती है, जंग लगने को क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ये एक फिजिकल चेंज होता है। जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि रस्टिंग एक फिजिकल चेंज है। और दूसरा कहता है पेपर कटिंग, पेपर को काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल चेंज है। तो बिल्कुल भी जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं है और पेपर को काटना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, तो आपने रस्टिंग यानी कि जंग लगने के बारे में पढ़ा होगा ज़रूर अपने स्कूल टाइम में। ये केमिकल चेंज होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है। और पेपर को काटना, क्योंकि काट कर उसका रूप परिवर्तन हो जाता है पेपर को, तो वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज, क्योंकि उसकी फिजिकली उसमें चेंज आ जाता है। तो ये भी दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। इनमें से पूछा है कि कौन सा पेयर सही है। अच्छा सवाल है ये भी आपका साइंस से था, केमिस्ट्री से। अब ये आपका किससे हो गया? बायोलॉजी से। 19 कौन सा पेयर सही? तो जो धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, और जो शिरा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध को लेके जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इंग्लिश में पढ़ूंगी, पहले हिंदी में ध्यान से समझ लीजिए। जो धमनी होती है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को, ब्लड को लेके जाती है, और शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को लेके जाती है। तो ऐसे कनेक्ट कर लेना, धमनी ऑक्सीजन और शिरा कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। ठीक है, इंग्लिश में धमनी को बोलते हैं आर्टरीज। तो जो आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को, और जो वीन्स होती हैं यानी कि शिरा होती हैं दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। आई होप अभी आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये फिजिक्स से आपका सवाल आ गया। अब किससे आ गया है? फिजिक्स से। और बात हो रही है फोर्स की, यानी कि बल की। ठीक है, तो बल के बारे में कौन सा सही है? फोर्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल केवल उसके साथ संपर्क में आने पर ही लगता है। और दूसरा है, द्रव बर्तनों की दीवारों पर कोई दाब नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो पहला है कि अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ओनली बीइंग इन इट्स कॉन्टैक्ट, और दूसरा है लिक्विड्स डोंट एक्सट्रैक्ट एनी प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ भी सत्य नहीं है, गलत हैं दोनों स्टेटमेंट अबाउट फोर्स। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को स्टेटमेंट वाले आपको काफ़ी क्वेश्चन है देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला था आपसे कि किसी पेपर में काफ़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट के पूछे जाते हैं। इनमें कौन सा सही पेयर है ये बताना है। तो जो परमाणु संख्या है वो क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़? नहीं। और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। पहला एटॉमिक नंबर क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नो। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नहीं, गलत है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है। केमिस्ट्री से आपका ये सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो आप जानते हैं भारत है।
जो कि जल्दी नंबर 1 पर आने वाला है, आ चुका है ऑफिशियली डेटा में नहीं, लेकिन वैसे तो आ ही चुका है। सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 24th, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात स्टैटिक जीके का सवाल है, ये जनसंख्या वाला भी स्टैटिक जीके का सवाल था। तो नियाग्रा वाटरफॉल या नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। लास्ट और आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन से महासागर की परपटी के मुख्य खनिज घटक हैं? क्वेश्चन फिर से इंग्लिश में भी सुन लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेन मिनरल ऑफ ओशेनिक क्रस्ट। ठीक है, जो महासागर की परपटी होती है, ओशेनिक क्रस्ट होती है, उसके मुख्य खनिज घटक क्या होते हैं परपटी में? सिलिका और मैग्नीशियम, ये दोनों उसके इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, सिलिका भी और मैग्नीशियम भी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो वैसे हम 20 ही क्वेश्चन करते हैं एक मॉक टेस्ट में रोज़, ठीक है। आज 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिए गए थे, और अब आज का जो सेशन है मॉक टेस्ट का ये यहाँ पर फिनिश होता है। अब हमने आज के बाद टोटल 3 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके होंगे। अब से आपको अपना स्कोर भी बताना है कमेंट बॉक्स में। जैसे आज हमने 24 क्वेश्चन किए हैं, आई थिंक 24 में से ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने आते थे। ऐसे क्या होगा? ऐसे ये होगा कि धीरे धीरे आपका जो स्कोर है ना वो इम्प्रूव होगा। जो प्रीवियस ईयर मैंने कराए हैं, DSSB PYQ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी उनको पढ़ने के बाद, ठीक है। जो अगर आप वो वीडियोस भी देख लोगे, बहुत कम समय में मैंने आपको कराया है, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 20 क्वेश्चन है तो 8, 9 या 10 मिनट में ही आपको करा दिए हैं। कोई भी वीडियो यहाँ पर आपको एक भी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आपका टाइम वेस्ट किया गया हो, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराना। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में मैं आपको 10 या 5 क्वेश्चंस करा रही हूँ, आप देख भी सकते हो कोई भी वीडियो। तो अब यहाँ से आपका ना स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। मान लीजिए, अच्छा पहले तो आज की वीडियो में 24 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये लिखना कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था वो भी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना। वीडियोस जो आ रहे हैं मॉक टेस्ट के, आपको अच्छे लग रहे हैं क्या, इनको कंटिन्यू किया जाए, अपने सजेशन भी वीडियो से रिलेटेड आप ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ हम वैसे नॉर्मली 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में करते हैं, तो किसी दिन आपके 4 सही होंगे, किसी दिन 5, किसी दिन 10, किसी दिन 12। तो जब आप इस तरह से स्कोर को इम्प्रूव होते हुए देखोगे, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। तो कितने भी आपके सही होते हैं, इसमें कोई शर्माने या हेजिटेट होने वाली बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और खुद आपको अच्छा लगेगा जब धीरे धीरे आप ज़्यादा मार्क्स लिखोगे कि आपके आउट ऑफ 20 इतने हैं या इतने हैं। बाकी जैसा आपको सही लगता है आप कर सकते हो। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा है तो। और आगे इसी तरह कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा एफर्ट, कुछ सेकंड्स आपके पास हो, 1 मिनट आपके पास हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या वीडियोस कंटिन्यू ऐसी रखें या कोई चेंजेस आपको चाहिए। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। और जो PDF हैं ये आपको सब मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, सिलेक्शन मेट नाम से ही। बाकी प्लेलिस्ट में आपको जितनी DSSB रिलेटेड चीज़ें आई हैं वो मिल जाएंगी, सारी PDFs मिल जाएंगी चैनल पर। बाकी अगर इसके अलावा कुछ और आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में फिर इतना ही रखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया है, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।